हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोडेड क्यूरियोसिटी। मैं हूं आंचल और आज की वीडियो उन सभी के लिए बहुत ही स्पेशल है जिन्होंने बार बार मुझे रिक्वेस्ट की कि मैम चैप्टर 7 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस पे एक डिटेल्ड और इजी एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो आज मैं आपको हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर से रिलेटेड बहुत ही इजी और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको एडवांटेजेस क्या है रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स की होती है और वेरियस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में पहले जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। रिप्रोडक्शन सिंपली वो प्रोसेस है जिससे एक नया ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हो रहा है, एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है बाय द प्रीवियस एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। तो जो पीछे एग्जिस्ट करते थे उनसे एक नया ऑर्गेनिज्म बनना, सिंपली वो क्या है, रिप्रोडक्शन। अब हम हमारे 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो रिप्रोडक्शन की हमें एडवांटेजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एडवांटेजेस क्या है अब रिप्रोडक्शन की? सबसे पहले ये कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज को इंश्योर करता है। आप इमेजिन करके देखिए कि अगर कोई भी स्पीशीज है, अगर उसकी रिप्रोडक्शन नहीं हो रही तो रिप्रोडक्शन नहीं होने से क्या होगा, धीरे धीरे उस स्पीशीज की जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन करेगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरी जो अर्थ पे से वो स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट कर जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। इट मींस रिप्रोडक्शन एक वो फिनोमिना है जिसकी वजह से हम इस अर्थ पे हमारी जो स्पीशीज है वो सरवाइव कर रही है। तो रिप्रोडक्शन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इट इज रिक्वायर्ड फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज ऑन द अर्थ। अब रिप्रोडक्शन की वजह से हो क्या रहा है, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर आप देखें तो आप अपने जो ब्रदर सिस्टर्स हैं आप उनसे बिल्कुल अलग हैं, आप अपने पेरेंट्स से बिल्कुल अलग हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो रहा है, स्पेशली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो रहा है, इसकी वजह से वेरिएशंस आती हैं। जैसे कि हम अपने पेरेंट्स की डिट्टो कॉपी नहीं है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है रिप्रोडक्शन। क्योंकि जब भी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो रहा है तो क्या होता है, जो एक सेल है जब वो कॉपी करके 2 सेल बनाएगा तो जो उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है वो भी कॉपी करेगा और जब वो कॉपी होगा वहां पे कॉपी के टाइम पे वो कुछ ना कुछ एरर्स क्रिएट करेगा, कुछ ना कुछ गलतियां करेगा और उन गलतियों, उन एरर्स की वजह से क्या आएंगी, वेरिएशंस। वेरिएशंस क्या है? वो चीजें जिसकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफर करता है। कई बार ऐसा होता है कि फैमिली में सबकी हाइट छोटी है बट एक बच्चा होता है जिसकी हाइट बड़ी है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो जो ऑर्गेनिज्म है उसके जो हाइट के जो करेक्टर है उसमें क्या आ गई, वेरिएशन। उसके हाइट के करेक्टर्स में क्या आ गई, वेरिएशंस। और वेरिएशंस की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज है, वेरिएशन तो छोटी मोटी बात हो गई, वेरिएशन से हो क्या रहा है, वेरिएशन से एवोल्यूशन हो रहा है। एवोल्यूशन क्या है? अब हमें, आप सबको पता है कि मंकी से कौन इवॉल्व हुआ, ह्यूमंस। तो वो हम इवॉल्व हुए। इवॉल्व का मतलब क्या है? पहले उसके पास टेल थी और हमारे पास अब टेल नहीं है। वो 4 लिम्स को यूज करता था, चारों के चारों जो लिम्स थे उसको यूज करता था टू वॉक। बट जो अब हम ह्यूमंस हैं हम सिर्फ हाइंड लिम्स को यूज कर रहे हैं फॉर द वॉकिंग और हमारी ब्रेन कैपेसिटी बढ़ रही है धीरे धीरे। दैट ऑल इज ड्यू टू द एवोल्यूशन। तो तीनों के तीनों को आप स्टार लगा ले। एडवांटेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इस पे कि ये कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसकी वजह से क्या आएंगी, वेरिएशंस, और इसकी वजह से क्या होगा, एवोल्यूशन। अब वेरिएशन क्या है मैंने आपको बता दिया, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज। Now the question arises, is variation useful? क्या वेरिएशन हमेशा हमारे लिए यूजफुल होंगी? तो आंसर है यस। अगर हम अपने एनसीईआरटी के रेफरेंस से कहें तो आंसर है यस। बट अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से कहूं तो वेरिएशंस यूजफुल भी हैं और हार्मफुल भी हैं, क्योंकि हम अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू में समझाऊंगी कैसे वेरिएशन यूजफुल है और कैसे हार्मफुल है। वैसे अगर मैं मैक्सिमम केसेस में कहूं तो वेरिएशन यूजफुल ही है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जनरली वो सरवाइव कर रहा है लो टेम्परेचर पे। वो बैक्टीरिया जो स्नो में ज्यादातर मिलता है, वो बैक्टीरिया जो आइस कैप्स में मिलता है। अब ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है। अब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर के बढ़ने से आइस कैप्स मेल्ट होंगी तो वो बैक्टीरिया का जो वहां पे सर्वाइवल है वो मुश्किल हो जाएगा। बट
अगर वही बैक्टीरिया की पॉपुलेशन में एक बैक्टीरिया ऐसा हुआ जिसमें वेरिएशन आ गई कि वो हीट वाले रीजन में भी, वो हाई टेम्परेचर में भी सरवाइव कर सके, तो वो जो बैक्टीरिया है वो वहां सरवाइव कर जाएगा। इट मींस वेरिएशन एक इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से उसके सर्वाइवल के लिए अर्थ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैंने कहा कि वेरिएशंस कभी कभी इंपॉर्टेंट नहीं भी है, तो उसका रीजन क्या है? एक मोथ एक ऑर्गेनिज्म है जिसको आप ज्यादा डिटेल में हेरिडिटरी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। मोथ एक ऑर्गेनिज्म है जो कि पहले ट्रीज की बाग पे ग्रो किया करता था। ट्रीज की बाग पे वो आराम से बैठ के मजे किया करता था, क्योंकि उसका जो स्किन कलर था वो ट्री की जो बार्क है, आउटर कवर है, उससे मैच कर रहा था। तो मैच करने की वजह से जितने भी प्रेडेटर्स है वो उसे खा नहीं सकते थे। बट जैसे जैसे टाइम बढ़ा, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से पॉल्यूशन हुआ, और उस पॉल्यूशन की वजह से जो बार्क थी, जो बार्क का जो कलर था वो चेंज हो गया। बार के कलर चेंज होने की वजह से वो जो मोथ थी अब वो प्रेडेटर्स को इजीली दिखने लगी, तो मोथ को प्रेडेटर्स खाने लगे, धीरे धीरे उनकी पॉपुलेशन कम होने लगी। बट कुछ मोथ ऐसी थी जिनका कलर पहले ही ब्लैक हो चुका था, वो पहले ही वेरिएशंस की वजह से उनमें ब्लैक आ गई था। तो उन वेरिएशंस की वजह से वो जो ऑर्गेनिज्म था, वो जो मोथ थी, वो इजिली सर्वाइव कर पा रही थी। तो चलिए अब आगे करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बेसिकली दो टाइप के, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल वो रिप्रोडक्शन है जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, यानी कि एक ही पेरेंट है, दो अलग अलग पेरेंट नहीं है, दो अलग अलग सेक्सेस नहीं है, मेल और फीमेल सेक्स नहीं है। तो मेल और फीमेल सेक्स अगर इन्वॉल्व है तो वो रिप्रोडक्शन क्या कहलाएगी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है इसीलिए उसमें कोई गेमीट भी नहीं होता। अब गेमीट क्या है? क्वेश्चन आता है कि गेमीट क्या है मैम? गेमीट होते हैं सेक्स सेल्स। सेक्स सेल्स एब्सेंट, सेक्स सेल्स आर नॉट रिक्वायर्ड। बट अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसमें गेमीट फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गेमीट्स की बात मैं करूं तो ह्यूमंस में मेल में क्या गेमीट है? स्पर्म। फीमेल में कौन सा गेमीट है? एग। तो फीमेल में एग और मेल में स्पर्म आर द टू सेक्स सेल्स, और आई कैन से आर द टू गेमीट्स। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कौन कौन से गेमीट्स हैं? मेल है स्पर्म और फीमेल में है एग। अगला जो पॉइंट है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दैट द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट, क्योंकि उनमें बच्चे जो वेरिएशंस हैं वो बहुत ही कम है। एक ही ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, तो जब एक ही ऑर्गेनिज्म का डीएनए कॉपी करेगा तो वो कम वेरिएशंस आएंगी। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उनमें वेरिएशंस ज्यादा आएंगी। और उसके बाद जेनेटिक वेरिएशन नहीं है, ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, और सेक्सुअल में जेनेटिक वेरिएशंस हैं। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट, अगर हम एक और पॉइंट ऐड करना चाहें तो एग्जांपल्स ऐड कर सकते हैं। एसेक्सुअल में आप कुछ भी लिखिए, अमीबा, हाइड्रा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, और सेक्सुअल में आप हायर प्लांट्स और ह्यूमंस लिख सकते हैं। तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अगर आपको डिफरेंस आएगा तो 2 से ज्यादा नंबर का नहीं आएगा, तो 2 से 3 पॉइंट्स आप लर्न कर लीजिए, वो एनफ है आपके लिए। अब यहाँ पे से जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, विच वेरिएशन इज मोर एडवांटेज्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ स्पीशीज? कौन सी जो रिप्रोडक्शन है वो ज्यादा एडवांटेजेस है? तो कौन सी रिप्रोडक्शन ज्यादा एडवांटेजेस है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आएंगी, और जब भी वेरिएशंस आएंगी उससे क्या होगा? एवोल्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में वेरिएशन आएंगी और वेरिएशंस लीड टू एवोल्यूशन। आई होप इट इज क्लियर टू यू। चलिए अब आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे फिजन आता है, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग। तो अभी हम इनको डिटेल में एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला है फिजन। फिजन का मतलब समझिए, फिजन का मतलब है टूटना, फिजन का मतलब है ब्रेक डाउन। तो जब एक ऑर्गेनिज्म टूट रहा है, टूटने का मतलब यहाँ नहीं है कि वो 2 टुकड़ों में टूट गया, यहाँ पे इसका ये मतलब है कि उससे 2 बनना। तो व्हेन एन ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इनटू 2 और मोर देन 2 ऑर्गेनिज्म, दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड फिजन। तो फिजन में क्या होगा? एक ऑर्गेनिज्म स्प्लिट होके कितने डॉटर सेल्स बनाएगा वो हम देखते हैं। बाइनरी फिजन में 2 बनाएगा, मल्टीपल फिजन में बहुत सारे बनाएगा। बाइनरी वर्ड का ही मतलब है 2,
अगर एक ऑर्गेनिज्म स्प्लिट होके दो डॉटर सेल बना रहा है तो वो रिप्रोडक्शन कौन सी है? बाइनरी। अगर वो बहुत सारे बना रहा है तो वो कौन सी है? मल्टीपल फिजन। अब बाइनरी फिजन की फर्दर हमें टाइप्स हैं। एक है इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। इर्रेगुलर बाइनरी फिजन जैसे आप किसमें देखते हैं? एक इर्रेगुलर ऑर्गेनिज्म, कौन है वो इर्रेगुलर ऑर्गेनिज्म? अमीबा। अमीबा जो है अगर आप देखें वो क्या होता है, जहां से उसका मन किया वहां से वो डिवाइड करेगा और दो डॉटर सेल्स बना देगा। अब यहाँ पे बेटा ध्यान देने वाली बात है, मैम बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं डॉटर सेल, तो यहाँ डॉटर का कोई सेक्स से कोई मतलब नहीं है। यहाँ डॉटर का सिंपल मतलब है कि जब भी एक सेल से दो सेल बनेंगे हम उन्हें डॉटर सेल्स बोलते हैं, कोई सन सेल नहीं होता। तो कभी भी आपने भूल के सन सेल नहीं लिख देना कि भाई मैं तो बॉय हूं मैं तो सन सेल लिखूंगा। हाँ, जब भी एक सेल डिवाइड करेगा तो जो प्रोडक्ट होगा उसे हम क्या बोलेंगे? डॉटर सेल। तो अमीबा में कौन सी डिवीजन है? इर्रेगुलर। जहां उसका मन करता है, जिधर से उसका मन कर रहा है ये वहीं से डिवाइड कर जाएगा। उस टाइप की रिप्रोडक्शन को हम क्या कहेंगे? इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। और इसके बाद आता है लेशमेनिया। लेशमेनिया से जो क्वेश्चन आएगा वो आपको अगर पेपर टफ बनाना है तो वो लेशमेनिया से क्वेश्चन डालेगा। लेशमेनिया वो ऑर्गेनिज्म है जिसमें कौन से टाइप की बाइनरी फिजन है? ध्यान से सुनना, उसमें है लॉन्गिट्यूडनल। कौन से टाइप की? लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल वर्ड का क्या मतलब हो रहा है? ऐसे लेंथ वाइज वो उसकी डिवीजन होना। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब लेंथ वाइज वो डिवाइड करेगा। लेशमेनिया का ये डायग्राम है। एक ऑर्गेनिज्म में सिंगल फ्लैजिला है और जब वो डिवाइड करेगा, क्योंकि सिंगल फ्लैजिला होने की वजह से वो किसी भी प्लेन से डिवाइड नहीं कर सकता, उसे सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूडनली ही डिवाइड करना है। तो जब वो लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करेगा तो इससे दो ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। तो मैंने क्या बताया? अमीबा में कौन सी है? इर्रेगुलर। लेशमेनिया में कौन सी है? आपकी लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। अब क्वेश्चन कैसे आएगा अगर टफ पेपर बनाना है? तो वो क्वेश्चन डालेंगे, एक ऑर्गेनिज्म है जिसके वजह से डिजीज होती है काला अजहर। उस काला अजहर कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म की टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि लेशमेनिया वो ऑर्गेनिज्म है जिससे कौन सी डिजीज हो रही है? काला अजहर। और उसमें कौन से टाइप की रिप्रोडक्शन है? बाइनरी फिजन। नेक्स्ट आता है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक मलेरियल पैरासाइट है और वो जो मलेरियल पैरासाइट यानी कि इट कॉजेज द मलेरिया। प्लाज्मोडियम क्या करता है? जब भी उसके पास अनफेवरेबल कंडीशन है, मतलब बाहर ऐसी कंडीशन हो गई कि जहां पे उसका सर्वाइवल मुश्किल है, तो वो क्या करेगा? वो अपने ही एक सेल के अंदर ही छुप जाएगा और जब वो छुपेगा बाहर के वो एक कोट बना लेगा। उस प्रोटेक्टिव कोट को हम क्या बोलते हैं? सिस्ट वॉल। और यहीं पे एक से दो, दो से चार ऐसे करते करते बहुत सारे मलेरियल पैरासाइट बना लेगा। कब ये कर रहा होगा? जब उसके पास अनफेवरेबल कंडीशन है। जैसे ही कंडीशन कंड्यूसिव हुई, फेवरेबल हुई, वो क्या करेगा? ये सिस्ट वॉल को तोड़ेगा और सारे के सारे जो मलेरियल पैरासाइट है उसको वो रिलीज कर देगा टू कॉज मलेरिया। अब उसने अपनी कितनी बड़ी फोर्स बना ली है कि अब वो मलेरिया कॉज करने के लिए तैयार है। तो जब भी बाहर कंडीशन फेवरेबल नहीं है तो वो कौन से डिवीजन से डिवाइड करेगा? मल्टीपल फिजन से। नेक्स्ट अब हम करते हैं बडिंग। बडिंग में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी से एक बड ग्रो करेगी और वो जो बड होगी वो धीरे धीरे डेवलप होगी, एक यंग ऑर्गेनिज्म बनाएगी और वो जैसे ही फुल्ली डेवलप हो जाएगा ऑर्गेनिज्म, वो उसकी बॉडी से डिटैच होगी। डिटैच होके एक नया ऑर्गेनिज्म रेडी है। ये हमें किसमें देखने को मिलता है? बडिंग हमें देखने को मिलती है हाइड्रा में। आपको एग्जाम्पल जरूर याद करने हैं क्योंकि एग्जाम्पल्स ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायग्राम ड्रॉ करने को नहीं आ सकते पेपर में, ज्यादातर जो आएगा वो आपको एग्जाम्पल देंगे कि एक ऑर्गेनिज्म है हाइड्रा, बताइए वो कैसे ग्रो करता है, या आपको डायग्राम दे देंगे और आपसे पूछेंगे व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड, तो आप बताएंगे कि ये स्ट्रक्चर क्या है? बड। तो स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रो आउट एज बड। तो पेरेंट हाइड्रा की बॉडी पे एक छोटी सी प्रोट्यूबरेंस, एक छोटी सी आउटग्रोथ निकल आती है। उस आउटग्रोथ को हम क्या कहते हैं? बड। ये जो बड है ये धीरे धीरे डेवलप करेगी, एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएगी और ये जब पूरा फुल्ली मैच्योर हो जाएगा तो ये यहाँ से डिटैच हो जाएगा। डिटैच होके एक नया ऑर्गेनिज्म रेडी है। अब यानी कि ये वाला जब ऑर्गेनिज्म डिटैच हो जाएगा तो ये दोबारा से सेम साइकिल को रिपीट कर सकता है। तो एग्जाम्पल इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज बडिंग इन
हाइड्रा। नेक्स्ट करते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म, स्पेशली हम इसे किसमें देखते हैं, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, जैसे कि स्पायरोगायरा, एल्गी। एल्गी क्या होती है, जैसे अगर आप कभी कभी आप जाएं किसी भी लेक में और वहां से अगर आप कुछ ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स को ऐसे उठाना चाहें, जिसे हम हिंदी में कहें तो काई, काई को अगर आप ऐसे उठाते हैं अपने हाथ में तो आप क्या देखते हैं, उस काई के कुछ टुकड़े टूट जाते हैं। बट अगर आप उसी काई को दोबारा से किसी फ्रेश वाटर में छोड़ दें, आप क्या देखेंगे, वो जो एल्गी है वो दोबारा से ग्रो कर गई। तो आपने जब उसे उठाया, आपने उसके टुकड़े जो किए वो क्या है, फ्रेगमेंट्स। उन फ्रेगमेंट्स को जब आप कहीं पे भी फेवरेबल कंडीशंस में रखेंगे तो वो फ्रेगमेंट्स दोबारा से ग्रो करके एक नया इंडिविजुअल बना लेंगी, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन होती किसमें है, फ्रेगमेंटेशन होती है स्पायरोगायरा में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पायरोगायरा का नाम कैसे पड़ा, क्योंकि उसका जो क्लोरोप्लास्ट है, आप क्या देख रहे हैं, स्पाइरल शेप्ड। स्पाइरल शेप्ड इसका क्लोरोप्लास्ट है, जो कि डिवाइड करके दो में डिवाइड हो जाएगा, और ये जो फ्रेगमेंट्स हैं ये बाद में रीजनरेट करके एक नया ऑर्गेनिज्म बना देंगी, यानी कि ये ग्रो होंगी और ग्रो करके एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो दैट इज फ्रेगमेंटेशन, द ब्रेकिंग अप ऑफ बॉडी ऑफ सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टी सेलुलर तो है बट सिंपल है, इनटू टू पीसेस विच देन ग्रो टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म। अब जो बोर्ड्स में यहां से क्वेश्चन आता है, यहाँ पे लिखा है कि सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। तो बोर्ड में क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि हम यानी कि ह्यूमंस जिसमें कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो क्यों नहीं ग्रो कर सकते बाय द फ्रेगमेंटेशन। क्योंकि जो हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है ऑर्गन सिस्टम से भी ऑर्गेनिज्म लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हमारे हर ऑर्गन अलग अलग जगह पे पड़े हुए हैं, हर ऑर्गन को एक स्पेसिफिक प्लेस, स्पेसिफिक फंक्शन मिला हुआ है। तो सेल टू सेल जो डिवीजन है, यानी कि अगर एक सेल डिवाइड करेगा तो वो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल सिचुएशन हो जाएगी, वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ह्यूमंस कैन नॉट ग्रो बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट कम टू द रीजनरेशन। रीजनरेशन करने से पहले अगर हम देखें तो जो लिजर्ड होती है, लिजर्ड के पास क्या प्रॉपर्टी है कि अगर उसकी वो पूंछ कट जाती है तो वो पूंछ को दोबारा से ग्रो कर सकती है, वो जो उसकी पूंछ होती है वो दोबारा से ग्रो हो जाती है। तो वो जो लिजर्ड की पूंछ ग्रो हो रही है, दैट इज ड्यू टू द दैट इज अ प्रोसेस कॉल्ड रीजनरेशन। तो वही रीजनरेशन के प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो वहां पे सिर्फ लिजर्ड की सिर्फ पूंछ है, जो टेल है उसकी सिर्फ वही रीजनरेट कर सकती है। बट कई ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो फुली रीजनरेट कर सकते हैं, यानी कि उनकी जो बॉडी है वो पूरी की पूरी रीजनरेट कर सकती है। तो वो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, वो ऑर्गेनिज्म है प्लनेरिया और हाइड्रा। यानी कि प्लनेरिया और हाइड्रा ये ऐसे राक्षस हैं कि जिनको आप जितने टुकड़ों में काटो ये उतना ही दोबारा डेवलप हो जाएंगे, यानी कि 1000 में काटा तो 1000 आपके सामने प्लनेरिया और बन जाएंगे। हाइड्रा को आपने इनफाइनाइट नंबर टुकड़ों में काटा तो वो इनफाइनाइट ऑर्गेनिजम्स आपके सामने बन जाएंगे। तो दैट इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रिप्लेस देयर लॉस्ट बॉडी पार्ट। यानी कि अगर मैंने एक ऑर्गेनिज्म को लिया, इसको 3 टुकड़ों में काटा, तो ये 3 टुकड़े पूरा ऑर्गेनिज्म रीजनरेट कर सकते हैं। तो क्या हुआ, उसने अपने लॉस्ट बॉडी पार्ट को ग्रो कर लिया बिकॉज ऑफ द प्रोसेस कॉल्ड रीजनरेशन। अब इसके लिए इनके पास स्पेशल सेल्स होते हैं जिनके पास ये प्रॉपर्टी है रीजनरेशन की। ह्यूमंस में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, पर आप याद रखें ह्यूमंस में सिर्फ एक लिवर ऐसा ऑर्गन है जो रीजनरेट कर सकता है, इसके अलावा कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं है। अगर ऐसा होता तो अगर हमारी हाथ टूट गया तो हमारा तो हाथ ही दोबारा बन जाता, तो वो तो हमारे पास ऐसी एबिलिटी नहीं है। अच्छा हुआ नेचर ने हमें नहीं दी, वरना हमने तो आज तक पता नहीं क्या से क्या कर लेना था। तो रीजनरेशन के बाद आता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन पढ़ने से पहले आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि सैटरडे को अगर आप आके घर टिफिन बॉक्स नहीं निकालते तो वो जो टिफिन बॉक्स जब आप मंडे को खोलते हैं तो अगर उसमें कुछ चपाती के पीसेस, कुछ ब्रेड के पीसेस थे तो उसके ऊपर आपको कुछ ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं, कुछ ब्लूइश ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं। अगर आप उन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स को माइक्रोस्कोप के अंदर देखो तो वो आपको कुछ ऐसे नजर आएंगे।
ये जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम हाइफा बोलते हैं। हाइफा के ऊपर एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे स्टार लगा लिए। इट इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द फंजाई। इट इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट, ये वो यूनिट है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, स्पोर्स। स्पोर्स क्या है, स्पोर्स आर लाइक द गेमीट्स, गेमीट की तरह है ये, यानी कि ये एक ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। स्पोर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, स्पोर बहुत ही लाइट इन वेट होते हैं, जो कि हवा में घूमते रहते हैं। जैसे ही उन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिली, यानी कि जो आपका टिफिन बॉक्स था उसमें भी प्रेजेंट थे, बट आपने उस टिफिन बॉक्स को टाइम से नहीं निकाला, तो वहां पे उसको हॉट ह्यूमिड कंडीशन मिल गई और वहां पे ही वो ग्रो कर जाएंगे। जैसे ही ये ग्रो करेंगे तो उससे कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो पेरेंट सेल प्रोड्यूस्ड हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स कॉल्ड स्पोर्स। स्पोर्स यहाँ स्पोरेंजियम से बाहर निकलेंगे और जहां पे उसे फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी वहां पे ये ग्रो कर जाएंगे। स्पोर फॉर्मेशन एक तो राइजोपस में है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल म्यूकर में। तो आपको राइजोपस और म्यूकर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसे आएगा, एन ऑर्गेनिज्म X divide by producing a microscopic structure called sporangium which bear the spore। तो वो जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो क्या है, वो है रिप्रोडक्टिव यूनिट। तो वो किसमें प्रेजेंट है, राइजोपस और म्यूकर में। तो ये थे हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ एग्जांपल्स। अब हम करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का क्या मतलब है कि हमने एक नया प्लांट उगाना है, बट हम सीड नहीं लेंगे, हम बिना सीड के एक प्लांट को ग्रो कर रहे हैं, तो वो रिप्रोडक्शन है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। उसमें यानी कि हम स्टेम ले सकते हैं, रूट ले सकते हैं, लीफ ले सकते हैं। जब भी हम नया प्लांट ग्रो कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेम, रूट या लीफ, तो उस टाइप की प्रोपेगेशन को हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम कहें तो प्रोडक्ट क्या है, सीड, बट हम सीड ना लेके हम क्या यूज कर रहे हैं, स्टेम, रूट या लीफ। तो वो टाइप की प्रोपेगेशन क्या कहलाएगी, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ ओल्ड प्लांट, स्टेम, रूट्स और लीव्स विदाउट हेल्प ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या हो गया, फ्लावर, यानी कि हमने फ्लावर नहीं यूज किया, हमने सीड भी नहीं यूज किया, तो इन दोनों को हमने यूज नहीं किया, तो दैट प्रोपेगेशन इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये दो टाइप्स की है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में यानी कि जो नेचर बहुत टाइम से करती आ रही है, और आर्टिफिशियल जो हम ह्यूमंस ने अपने एडवांटेज के लिए हमने उस प्रोपेगेशन को ऑप्ट किया, हमने वो मेथड्स लेके आए। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में सबसे पहले आता है पोटैटो। अगर आपने पोटैटो को कभी डिग किया हो तो आपको क्या लगता है कि पोटैटो एक रूट है, पोटैटो क्योंकि अंडरग्राउंड रीजन से हमें मिल रही है, बट मैं आज आपको बता दूं कि पोटैटो जो है वो एक स्टेम है। जब पोटैटो का प्लांट यंग कंडीशंस में होता है तो उसके जो पोटैटो है वो जो ग्राउंड लेवल से ऊपर होते हैं, ग्राउंड लेवल से ये ऊपर होगा, बट जैसे जैसे वो ग्रो करेगा उसकी जो ब्रांचेस हैं वो धरती के नीचे चली जाती हैं, यानी कि मिट्टी के अंदर चली जाती हैं। और जब वो मिट्टी के अंदर चली जाती हैं तो जो ऊपर से कनेक्शन है वो उसका टूट जाएगा, यानी कि ये वाला जो कनेक्शन है वो खत्म हो जाएगा और हमें क्या लगेगा कि जो पोटैटो है वो रूट है, बट जो पोटैटो है वो क्या है, स्टेम। अब हमें पता कैसे चला कि पोटैटो स्टेम है या रूट है, तो पोटैटो के ऊपर आपको कुछ स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं, आपको पोटैटो के ऊपर कुछ आईज नजर आती हैं जिन्हें हम कहते हैं कि ये पोटैटो की बड्स हैं, और बड हमेशा स्टेम पे होती है, बड कभी भी रूट रीजन पे नहीं होती। तो क्योंकि पोटैटो पे ये बड है, दैट्स व्हाई वी से दैट पोटैटो इज अ स्टेम। तो पोटैटो बाय अंडरग्राउंड स्टेम। इसके अलावा स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो कहाँ है, वो भी आपका एक नेचुरल मेथड है जिसमें वो क्या यूज कर रहे हैं, हम रूट्स यूज कर रहे हैं फॉर द प्रोपेगेशन। यानी कि अगर आपने स्वीट पोटैटो का एक पीस लिया, आपने उसको बरी कर दिया सॉइल में, और आप क्या देखेंगे, उससे नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। पोटैटो में भी जो बड रीजन है, यानी कि अगर आप इस रीजन को ऐसे कट लगा के इतने से टुकड़े को भी अगर आप सॉइल में दबा देंगे तो आप क्या देखेंगे, थोड़े टाइम में एक नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। इट मींस दैट इज द मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन।
थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके स्पेलिंग्स भी आपको लर्न करने हैं, दैट इज ब्रायोफिल्म। ब्रायोफिल्म एक ऐसा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मेथड है जिसमें लीफ के ऊपर कुछ बड्स होती हैं। अगर आप डायग्राम को देखें तो मैंने यहाँ पे एक लीफ बनाई है और लीफ के ऊपर छोटे छोटे बेबी प्लांट्स बनाए हैं। ये जो बर्ड्स हैं ये ग्रो करेंगे, ग्रो करने के बाद क्या होगा, ये नीचे गिर जाएंगे यानी कि सॉइल में, और सॉइल में गिर के एक नया प्लांट ग्रो कर देंगे। तो यानी कि इसमें जो बर्ड्स है वो कहाँ प्रेजेंट है, लीफ पे। तो ब्रायोफिल्म is a type of vegetative propagation where the vegetative propagation is natural and the propagation take place by the leaf. So always remember the spelling of ब्रायोफिल्म, अगर स्पेलिंग गलत हो गई तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट द आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल जैसे कि मैंने कहा कि ये हम ह्यूमंस ने इवॉल्व किया बिकॉज ऑफ आवर ओन बेनिफिट। हमने अपने बेनिफिट के लिए, हम चाहते थे कि हमें बहुत ज्यादा नंबर में प्लांट्स मिले, हमें आउट ऑफ सीजन यानी कि जब सीजन नहीं है, ऑफ सीजन है, उस टाइम पे भी हमें फ्रूट्स मिले। तो उसके लिए हमने कौन से मेथड्स लाए, हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसमें सबसे पहला मेथड आता है कटिंग। कटिंग में अगर आपने कभी देखा होगा कि जब भी हम अपने घर में रोज का प्लांट लगाते हैं तो रोज का प्लांट लगाने के लिए कभी भी मम्मा सीड्स नहीं लेके आते, वो हमेशा कटिंग्स लेके आते हैं, यानी कि किसी आस पड़ोस से हमने छोटा सा एक स्टेम का टुकड़ा ले लिया और हम उसको सॉइल में ग्रो कर देते हैं। तो आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन में सबसे पहला जो मेथड है कटिंग, उसमें एग्जांपल आ जाएगा आपका रोज, और दूसरा है शुगर केन। यानी कि जब भी फार्मर शुगर केन को सो करता है तो वो क्या करता है, शुगर केन की एक छोटा सा पीस ले लेता है जिसमें बड्स हो। ध्यान रखना जब भी हम कटिंग मेथड यूज कर रहे हैं तो कटिंग अगर स्टेम से कर रहे हैं तो हमें बड जरूर होनी चाहिए। अगर बड नहीं होगी तो वो जो प्लांट है वो ग्रो नहीं करेगा। कटिंग रूट के थ्रू भी हो सकती है, जो हमारे सिलेबस में है नहीं है, बट वैसे ही मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ, क्योंकि रूट से अगर आप आर्टिफिशियली कर रहे हैं तो वो रसबेरी और ब्लैकबेरी में होती है। फिर आता है लेयरिंग। लेयरिंग वो मेथड है जिसमें आप एक ही प्लांट के एडजेसेंट में दूसरा प्लांट ग्रो कर सकते हो विदाउट यूजिंग द सीड्स। अब करना क्या है, लेयरिंग वैसे मैं बता दूं हर प्लांट में नहीं होती, लेयरिंग उन प्लांट्स में होती है जिनकी डेलिकेट स्टेम हो। तो इसका जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड एग्जांपल है वो है जैस्मिन। अब इसमें हम करते क्या है, हमारे पास सपोज एक प्लांट है जैस्मिन का, अब मैं उसकी एक ब्रांच को लूंगी, उसको थोड़ा सा झुकाऊंगी और झुका के उसमें एक कट लगा दूंगी। कट क्यों लगाना है, ताकि जो न्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल से अपटेक कर सके। अब मैंने उस झुकाई हुई ब्रांच को मिट्टी के नीचे दबा देना है, मिट्टी के नीचे इस तरीके से दबाना है कि कुछ जो लीफ वाला पार्ट है वो ऊपर को रह जाए और वो ब्रांच जो है वो धरती के नीचे यानी कि सॉइल में एम्बेडेड हो जाए। जब आप देखें कि वहां पे नई लीव्स ग्रो करनी शुरू हो गई हैं, वहां पे नए फ्लावर्स, नई लीव्स ग्रो करनी शुरू होगी, इट मींस जो आपने एक्सपेरिमेंट किया, जो लेयरिंग की, वो सक्सेसफुल होगी। अब आप क्या करेंगे, इस जो प्लांट की स्टेम को आपने झुकाया था वहां से उसका जो कनेक्शन है उसे खत्म कर देंगे, यानी कि उसे काट देंगे। तो ये एक प्लांट आपके पास ऑलरेडी था, अब आपने एक नया प्लांट ग्रो कर लिया। तो दैट इज ऑल अबाउट लेयरिंग इन जैस्मिन। ग्राफ्टिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट जो अगर मैं कहूँ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो है ग्राफ्टिंग। कई बार क्या होता है कि फार्मर्स के पास क्या होता है, दो टाइप के प्लांट्स ग्रो कर रहे होते हैं। सपोज एक प्लांट उसके पास ऐसा है, एक ही स्पीशीज का होगा, एक प्लांट ऐसा है जिसकी रूट सिस्टम बहुत अच्छा है, यानी कि उसको कोई डिजीज नहीं लग रही, आंधी तूफान कुछ भी आए वो गिरेगा नहीं, उसको कोई खतरा नहीं है, बट उसके ऊपर फ्रूट्स ही अच्छी क्वालिटी के नहीं लगते, फ्रूट्स लगते हैं तो बहुत कम लगते हैं। और दूसरा एक और प्लांट है जिसका रूट सिस्टम बड़ा वीक है, बहुत जल्दी उसको पैथोजेंस अटैक कर देते हैं, बड़ी जल्दी वो प्लांट जो है वो बीमार हो जाता है, बट उसके जो फ्रूट्स हैं वो जूसी हैं, हेल्दी हैं और नंबर में भी ज्यादा है। तो प्लांट फार्मर के मन में क्या आता है कि क्यों ना ऐसा हो जाए कि दोनों करेक्टर इकट्ठे आ जाएं, मेरे पास एक ऐसा प्लांट हो जिसकी रूट सिस्टम भी अच्छा हो और जिसके फ्लावरिंग फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी हो। तो उसके लिए जो फार्मर जो मेथड ऑप्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में ध्यान देने वाली दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, स्टॉक और स्कायोन। जिस प्लांट का आपने रूट पार्ट लिया उस पार्ट को आप क्या कहेंगे, स्टॉक। जैसे मैंने यहाँ पे एक ब्लैक कलर से बनाया है तो एक ब्लू कलर से, तो इमेजिन कीजिए कि जो मेरा ब्लैक कलर वाला प्लांट है उसका रूट सिस्टम अच्छा है, तो मैंने इसको स्टॉक कंसिडर करूंगी, और जिसका
शूट सिस्टम अच्छा है उसको मैं स्कायोन कंसिडर करूंगी। अब इनमें आपने एक ओब्लीक कट लगाने, दोनों की ब्रांच ले ली आपने, दोनों को ओब्लीक कट लगाए ओब्लीक कट लगा के उनको क्लोज लेके आएंगे, उनके बीच में आप हॉर्मोन्स अप्लाई करेंगे जैसे ऑक्सिन, जिबरलिन्स, साइटोकाइनिन्स, जिसको मैं आपको अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। वो आप हॉर्मोन्स वहां पे अप्लाई करेंगे, साथ में आप काउ डंक लगा सकते हैं और उसको पॉलिथीन शीट से, ये जो एरिया है ये अब ससेप्टेबल हो गया है पैथोजेंस के लिए, क्योंकि यहाँ पे अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अटैक कर सकते हैं, तो इसको पॉलिथीन शीट से अच्छे से रैप कर दिया जाता है। अब अगर इस रीजन पे नए लीव्स आने शुरू हो गए तो यानी कि जो हमारा ये हमने कनेक्शन बनाया था ये सक्सेसफुल हो गया है। तो अब हम बाद में चाहें तो उस पॉलिथीन शीट को रिमूव भी कर सकते हैं। तो दैट इज प्रोसेस कॉल्ड ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग के थ्रू हम बहुत ही हेल्दी प्लांट्स ऑब्टेन कर सकते हैं जिनका रूट एज वेल एज शूट सिस्टम अच्छा हो। तो ग्राफ्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसके बाद आता है एडवांटेजेस क्या है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की। हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्यों करें, ऐसा क्या है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में जिसकी वजह से हमें इसे ऑप्ट करना चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला तो आपको ऑफ सीजन प्लांट्स भी मिल सकते हैं, जिस सीजन में वो प्लांट ग्रो भी नहीं करता आप उसे भी ग्रो कर सकते हैं बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नंबर 2, नंबर ऑफ प्लांट्स प्रोड्यूस, और मैं कहूं नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस विल बी मोर। तो यानी कि सीड जो प्रोड्यूस होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे। आप डिजीज फ्री प्लांट ग्रो कर सकते हो, जैसे कि अभी मैंने कहा ग्राफ्टिंग के थ्रू आप डिजीज फ्री प्लांट ग्रो कर सकते हो। अब क्योंकि यहाँ पे सीड इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई प्रोडक्ट, सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई प्रोडक्ट इन्वॉल्व नहीं हो रहा, हम सीड को इन्वॉल्व नहीं कर रहे, तो इट मीन्स जो हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जो आपके पास लीव, स्टेम और रूट को जब आप यूज करके ग्रो कर रहे हो तो उससे क्या होगा, पेरेंट प्लांट के कैरेक्टर रिटेन रहेंगे। इट मींस वेरिएशंस लेस होंगी। वेरिएशन लेस होंगी तो आपका जो पेरेंट प्लांट के कैरेक्टर थे वही आपको ऑफस्प्रिंग्स में भी नजर आएंगे। इसके साथ साथ ये जो प्लांट ग्रो करते हैं इनको ज्यादा ध्यान की जरूरत नहीं है, दे नीड लेस अटेंशन। तो मैंने क्या क्या बताया, डिजीज फ्री प्लांट प्रोड्यूस होंगे, they need less attention, they can be grown easily and variations will be very less। तो ये सब आपका था टॉपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स या फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन का टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो जुड़े रहिए इसी चैनल के साथ।